पीछे हटो ठरकी मैनेजर। बड़ी मुश्किल से उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। कुछ देर गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज करने की कोशिश की। शर्मिंदगी से बुरा हाल हो रहा था। ये क्या फजूल हरकत थी। अब की बार उसने लहजे को संजीदगी का लिबादा उड़ाया। अरे मैंने तुम्हारी मदद की और उल्टा मुझे ही सुना रही हो। वो मसनूई गुस्से से गोया हुआ। मदद? कैसी मदद? वो भौंचका ही तो गई थी ये सुनकर। एक तो इतनी बेहुदा हरकत की है, ऊपर से मदद करने का बोल रहा है। देखो अब तुम कितने आराम से बैठी हो। अभी मिर्ची लग रही है? नहीं ना, यही मिर्ची तो दूर कर रहा था। व्हाट? आंखें हैरत की ज्यादती से और फैल गईं। यू जाल ठरकी मैनेजर, तुम निकलो इस कमरे से अभी और इसी वक्त। शर्म के मारे जब कुछ न सूझा तो चांद को कमरे से निकलने का हुक्म जारी कर दिया। गलत बात मेरी जान, ये कमरा मेरा है और आज के बाद तुम्हारा भी। शरारत से बोलकर वो उसके और करीब आया। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। वो थोड़ा पीछे खिसकी। गुस्से में उसे ये तक ध्यान नहीं रहा कि अब वो उसका शौहर है। कर दो मेरी जान, मगर वो क्या है ना कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तो इस तरह अपनी बीवी के करीब आने का हक मुझे ये दुनियावी कानून भी देता है। और अपनी बीवी से मोहब्बत करने वालों से तो अल्लाह भी खुश होता है। हाँ, मगर जो औरत अपने शौहर की खुशी का ख्याल नहीं रखती, हूरें उसको। बस यहीं रुक जाओ। बोलने के साथ साथ वो जैसे जैसे उसके और करीब आ रहा था, उसकी जान पर बनती जा रही थी। आखिर वो उसकी पेश कदमी पर कितना पीछे से रखती, और अब तो पीछे से रखने के लिए जगह भी खत्म हो गई। इस बात पर उसके और ज्यादा सांस खुश्क हो गए थे। बेशक वो खुद को बहुत ज्यादा मजबूत साबित करती थी, कितने ही मुंह फट होने का मुजाहरा करती थी, मगर थी वो एक लड़की ही। और चांद के साथ तो रिश्ता भी कुछ ऐसा बन गया था जिसे खुद से करीब आने के लिए वो रोक भी नहीं सकती थी। हाथ बढ़ाकर उसे मुकम्मल अपने हिसार में लेते हुए चांद ने उसकी झुकी लरजती पलकें और सुर्ख होते रुखसारों की तरफ देखा। पहली बार इस मुंह फट लड़की के चेहरे पे ये कौसे कज़ा के रंग देखने को मिल रहे। बेशक ये नज़ारा उसे मबहूत करने के साथ साथ अंदर तक सरशार कर गया था, मगर ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसके सभी चेहरे पर इन बिखरे रंगों की वजह वो खुद है। अब कहाँ भागना चाहोगी मेरी जान? लहजा शरारती और अंदाज बहकने वाला था। दिल कई गुस्ताखियां करने को मचल रहा था। उसे अपनी आगोश में पूरे हक से भींचे वो आस्तगी से उसकी गर्दन पर झुका। एक हाथ बढ़ाकर बालों को टॉवल की गिरफ्त से आजाद करके दूर उछाला। शैम्पू की खुशबू से महके नम बाल उसके चेहरे पर बिखरने के साथ साथ चांद मलक के जज्बातों को हवा दे गए। दूसरे हाथ से उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द अपना बनाया हिसार और मजबूत करके मिशी को खुद से करीब तर कर लिया। जा बजा अपने दहकते लबों से उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ते हुए वो उसकी बढ़ती धड़कनों और फूली सांसों को बखूबी महसूस कर रहा था। हाथ बढ़ाकर आहिस्ता आहिस्ता कंधे से उसकी शर्ट को नीचे खिसकाते हुए वो मिशी के रहे सहे औसान भी खता कर गया था। उसकी शर्ट को मजबूती से मुट्ठियों में थामे उसने चांद के कंधे पर सर टिकाया। न जाने क्यों वो उसे रोक नहीं पा रही थी। उसके सामने खुद को हमेशा बेबस महसूस करती थी, और अब तो उस पर रोकथाम की सारी वजूहात भी मानंद हो गई थी। कोई मज़ाहमत ना देख वो भी खुद को भरपूर तरीके से सैराब कर रहा था, जब एक थरथराती सरगोशी उसके कानों से टकराई। प्लीज बस करो, तुम्हें मेरी खातिर शॉपिंग भी करने जाना है। उसकी बढ़ती जिसारतों पर थोड़ी हिम्मत मुज्तमा करके आखिरकार वो बोल उठी। थोड़ी देर बाद उसने मिशी पर अपनी गिरफ्त ढीली की। मनचाहे महबूब के सामने जायज रिश्ते के होते हुए अपने जज्बातों पर बंद बांधना आसान तो न था, मगर फिर भी वो खुद पर जब्त करते हुए पीछे हटा। ओके मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए तमाम जरूरी अशियां खरीद कर लाता हूँ। एक नजर उसके झुके सर की तरफ देखा। मगर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। आस्तगी से पलकें उठाकर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा।
उसे हैरत ज़दा और सवालिया चेहरा लिए खुद को तकते देखकर वो हौले से मुस्कुराया। दोनों हाथों के प्यालों में मोहब्बत से उसके चेहरे को थामा। खुद को आज रात मेरे लिए तैयार करना, इस रिश्ते की तकमील के लिए सजाना, संवारना, ताकि अपने इस दीवाने को और घायल कर सको। आज रात मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ, हम जिस तरीके से भी इस रिश्ते में बंधे, बट आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिला दूंगा कि तुम्हारा कोई ख्वाब नहीं टूटा। तुम्हारे सारे दर्द अपने अंदर समेट लूंगा। इतनी मोहब्बत भर दूंगा मैं इस रिश्ते में कि तुम्हें हमारे रिश्ते पर फख्र होगा। उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर शब्द करके वो उठ खड़ा हुआ। खाने के तमाम बर्तन उठाकर बाहर की सिमत बढ़ा। पीछे वो एक बार फिर सकते की हालत में आ गई। पल भर में आंखें दर्द से भर गईं। मोहब्बत, गुलाबी लब फड़फड़ाए। एक आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसार पर फिसल गया। नहीं नहीं, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, सिर्फ वक्ती जरूरत होती है। इस दुनिया में मोहब्बत का कोई वजूद नहीं है। अगर होता तो मेरे डैड मेरी माँ के साथ ऐसा कभी ना करते। उनकी मोहब्बतों वफाओं का सिला डैड ने एक पल में भुला दिया, वो भी किसी और के बोले गए 4 लफ्जों पर यकीन करके। नहीं चांद मलक, मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुसलसल रोते रोते उसने घुटने समेट कर उसके गिर्द दोनों बाजू हायल करके खुद को छुपाने की कोशिश की। इस वक्त उसकी वही हालत हो गई थी जो आज से 12 साल पहले अपनी माँ की मौत पर थी। एक बार फिर वो अपने ही खौल में सिमट गई थी, या फिर चांद की मोहब्बत उसका ये खौल चटखा रही थी। जो भी था, मगर वो एक बार फिर तकलीफ में आ गई थी। शाम के तकरीबन 4 बजे उसकी आंख खुली। अनजान घर, अनजान कमरा, अनजान लोग, नया रिश्ता। सोचकर ही उसका दिल डूबकर तेजी से उभरा। कमरे में कोई नहीं था। उसे घबराहट होने लगी तो आस्तगी से उठकर छोटे छोटे कदमों से बाहर का रुख किया। कमरे से बाहर निकलकर चारों इतराफ में नजरें घुमाई। न जाने कौन सा रास्ता कहाँ जाता था। 3 राहदारियां देखकर वो कंफ्यूज हुई। महल नुमा ये आली शान बंगला अपनी मिसाल आप था। निफासत से सजाई गई एक एक चीज, खूबसूरत डेकोरेशन पीस, एक एक चीज से यहाँ रहने वाले मकीनों के ज़ौक़ का पता दे रही थी। उसके दिल ने भी ये सब देखकर दाद दी। आखिरकार कुछ सोच कर वो एक तरफ चल दी। कब से उसे नूर के जागने का इंतजार था। एक एक पल सदियों के मुतरादिफ लग रहा था। न जाने वो कब जागेगी और कब नूर जाकर उसकी बर्थ डेट पूछेगी। अगर उसकी उम्मीद के मुताबिक बात ना हुई तो, और अगर वही हुआ जो वो सोच रहा है, तो वो उस इंसान का वजूद ही इस दुनिया से मिटा देगा जिसने उसे इतने सालों तक उसकी बहन को दूर रखा। उसके वजूद की खबर भी किसी को ना होने दी। और आज भी अगर अरसल उससे निकाह करके ना लाता तो ये सब सच कभी ना बाहर आता। वो अब भी इस सारे सच से बेखबर रहता, मगर हर एक फिर वहीं आकर अटक जाता था कि अगर वो उसकी बहन ना हुई। इस सोच के आते ही वो एक बार फिर बेचैन हुआ था। सब लोग लॉन्च में बैठकर शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। अरसल भी रिपोर्ट लिखवाने गया था, मगर अभी तक वापस ना आया था। शम्स साहब और यूसुफ साहब अब एक दूसरे के साथ ज्यादा देखे जाते थे और न जाने कौन सी बातें लेकर बैठ जाते। उनकी दुनिया खुद में ही बन गई थी। वैसे तो मुस्तफ़ा अपने दिल की हर बात उनसे शेयर करता था, मगर ये बात वो अभी उनसे शेयर नहीं करना चाहता था। वैसे ही वो बीमार रहते थे। एक बार इनको हार्ट अटैक आ चुका था। इस वक्त वो ये अटैक और सदमा बर्दाश्त कर गए थे, मगर अभी उनमें कोई बड़ी बात सहने की सकत नहीं थी। झुंझलाकर वो कमरे से बाहर निकला, मगर सामने का मंजर देखते ही जैसे उसके दिल की दुनिया में कोई तूफान आ गया हो। सारी चीजें मानो अपनी जगह जामद हो गई हों। आंखें साकित हो गईं, यहाँ तक कि वो इस वक्त सांस लेना भी भूल गया था। वो वही थी, उसकी बहन, उसकी जान, उसकी दुनिया। चंचल वही नीली आंखें, छोटी सी सतवा नाक, ऊपर वाले होंठ की किनारी से थोड़ा ऊपर काला तिल। बस फर्क सिर्फ ये आया था
जिन आंखों में हर वक्त शरारत नाचती थी, आज इन आंखों में उस शरारत की जगह हलकोरे खाते डर और नमी ने ले ली थी। खिलखिलाता चेहरा अब डरा सहमा लग रहा था। ये सब बातें उसे मुस्तफा शाह की बहन साबित करने से इनकारी थीं और इस पर कयामत नूर की नजरों ने कर दी, जिसने मुस्तफा को अनजान नजरों से देखते ही दुपट्टा थोड़ा और आगे सिरकाया और तेजी से आगे की सिमत बढ़ गई। कितने ही पल वो वहीं खड़ा खुद को समझाता रहा कि ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। लड़खड़ाते कदमों और सुन दिमाग के साथ वो वापस अपने कमरे में दाखिल हुआ। किसी हारे हुए जवाहरी की तरह वो सोफे पर ढह गया। दिमाग मुसलसल इस सब मामले के ताने बाने बुन रहा था। इस बात का तो उसे यकीन हो गया था कि नूर कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही है, मगर दिल उसे नूर नहीं बल्कि चंचल के लक़ब से नवाज रहा था। मगर ये कैसे मुमकिन था? पुलिस को बाकी सबके साथ चंचल की भी लाश मिली थी। उसने खुद टीवी में ये न्यूज़ देखी थी। इस सारी गुत्थी को एक ही इंसान सुलझा सकता था। आंखों में वहशत लिए वो एक बार फिर खड़ा हुआ, तेजी से फोन एहसन को मिलाया। दूसरी तरफ मिनट से पहले कॉल उठा ली गई। एहसन, रुकैया मलक के दामाद फराज मलक को 1 घंटे के अंदर अंदर उठाओ और इतना टार्चर करो कि वो नूर का सच अपने मुंह से बोल दे। एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला गया। मगर सर, नूर कौन? एहसन के सवाल पर उसने अबरू उचकाई। एहसन, मैंने जितना बोला इतना करो। बिना कोई अगली बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। मोबाइल को पैंट के पॉकेट में रखकर वो खुद भी तेजी से मजबूत कदम और पुख्ता इरादे लिए मलक हाउस से बाहर निकला। क्या हुआ है असवद, इस तरह खामोश खामोश क्यों बैठे हैं? ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर लोशन लगाते हुए वो बार बार मिरर से असवद के संजीदा चेहरे को बगौर देख रही थी। कुछ नहीं। गहरी सांस खींचकर उसने किर्रत के चमकते चेहरे की तरफ देखा। वो खुद भी सारी चीजें समेटकर बेड पर असवद के करीब आकर बैठी। एक नजर उसके संजीदा चेहरे की तरफ देखा, जिसकी तवज्जो का मरकज अब उसकी जात थी। नहीं, आज मेरा हैंडसम एंड डैशिंग शौहर परेशान है और मुझसे वो अपनी परेशानी शेयर नहीं करना चाहता। उसने आगे बढ़कर असवद के गाल पर अपने लब रखकर हमेशा की तरह अपना सर उसके सीने पर टिकाया। उसकी यह हरकत असवद को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। जब भी वो परेशान होता था, वो यूं ही खुद से उसके करीब आकर क्यूट क्यूट हरकतें करके सारी परेशानी जाहिर कर देती थी। बताया नहीं आपने असवद, क्या परेशानी है? आंखें मौंदे मौंदे उसने सवाल दोहराया। किर्रत, मुझे लगता है हमें मुस्तफा को इस घर से जाने का बोल देना चाहिए। मगर क्यों? वो हैरत ज़दा सी होकर उठ बैठी। क्योंकि किर्रत, वो हमारी रूप के साथ बहुत फ्री हो रहा है। असवद ने मुंह बनाया। क्या? किर्रत को उसकी बात पर हंसी आई। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मुस्तफा ने? वो हमारी रूप के साथ उसके झूले पर बैठा था और हमारे घर की अंदर की बातें पूछ रहा था। किर्रत को इतनी संजीदा बात पर हंसता देख वो खफा हुआ। तुम हंसो मत किर्रत, मुझे लगता है कि वो हमारी किर्रत के लिए इस घर में आया है। जब भी मैं मुस्तफा शाह की शख्सियत को टटोलने की कोशिश करता हूँ, चाह कर भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगता। हर चीज मेरी उम्मीद के बरखिलाफ हो जाती है। मैं जानता हूँ मेरा शक गलत नहीं है, मगर ऐसा कोई सिरा हाथ भी नहीं आ रहा जिससे मेरे शक को यकीन में तब्दील किया जा सके। असवद की परेशानी देखकर वो खुद भी संजीदा हुई। वो कई दिन से देख रही थी असवद मुस्तफा के बारे में खोज लगाने की कोशिश में लगा था। जब भी उसे उम्मीद होती कि इस जगह से या फिर ये इंसान मुस्तफा शाह की शख्सियत पर से पर्दा उठाने में कारआमद साबित होगा, हर बार ही कुछ ऐसा हो जाता कि असवद को खाली हाथ लौटना पड़ता। मगर हार उसने फिर भी नहीं मानी थी। अचानक किर्रत के दिमाग में एक ख्याल कूंदा। असवद, मेरे पास एक आइडिया है। वो एक्साइटेड हुई। अच्छा जी, तो क्या आइडिया है मेरी प्यारी सी बीवी के दिमाग में? हाथ बढ़ाकर किर्रत को अपने करीब किया। असवद, छोड़े ना, पहले मेरी बात सुने ध्यान से। हल्की हल्की शेव की चुभन गाल पर महसूस करके वो झंझलाई। नहीं मेरी जान, ऐसे ही बता दो, मैं सुन रहा हूं। ना हटने का बोलकर वो अपने काम में मगन रहा। नहीं फिर जाइए, मैं नहीं बताती कुछ। वो खफा हुई। ना चार असवद को भी पीछे हटना पड़ा। ओके, 2 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम कुछ नहीं बोलोगी।
मौका के साथ साथ वार्निंग भी दे डाली। वो मैं कह रही थी, जब से मुस्तफ़ा इस घर में आया है हम सभी ने नोट किया है कि वो अपने दादा से बहुत प्यार करता है। उसका अपने दादा के साथ दोस्ताना रवैया है। तो क्या पता वो जानते हो कि मुस्तफ़ा रूप को पहले से जानता है कि नहीं, वो हमारी रूप को पसंद करता है कि नहीं। किर्रत के आइडिया पर उसे हैरत हुई, भला उसके दिमाग में ये बात क्यों ना आई। अरे वाह, कितनी समझदार हो गई हो यार। जरूर ये मेरी सोहबत का असर है। अपने लबों से उसके लबों को छूकर वो शौक हुआ, जबकि किर्रत ने बुरा सा मुंह बनाया। जी नहीं, मैं पहले से समझदार हूं। उसके हिसार से निकलकर उससे पहले कि वो दूर होती, असवद ने खींचकर उसे बेड पर लिटाया, हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की, एक हाथ से कंफर्टर दोनों पर खींचकर उसे अपने हिसार में कैद किया। उसकी गाड़ी एक मखसूस खंडर के सामने आकर रुकी। इस खंडर के बारे में वो काफी मालूमात इकट्ठी कर चुका था। इस खंडर को भूतिया समझकर कोई इस तरफ नहीं आता था। यहाँ के लोगों के हिसाब में यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, मगर मुस्तफ़ा के हिसाब से ये सब लोग नादान थे, क्योंकि वो जानता था इस दुनिया में इंसान से बड़ा शैतान कोई नहीं होता। हाँ, मगर अब उन लोगों का डर जायज हो गया था, क्योंकि अब वहां से सच में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। मजबूत कदम उठाता वो सूखे पत्तों को पांव तले रोंदता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जहां फराज नीम मुर्दा हालत में एक चेयर पर रस्सियों की मदद से बंधा हुआ था। उसके ऑर्डर्स के मुताबिक एहसन ने उसे वाकई में हद दर्जा टॉर्चर कर डाला था। कुछ बोला इसने एहसन? अंधेरे सनसनाते खंडर में उसकी रोबदार आवाज एक खौफ बर्पा कर रही थी। यस सर, इसकी इतनी खातरदारी कर दी गई है कि अब आप इससे कुछ भी पूछेंगे तो ये सेकंड से पहले सच उगल देगा। गुड जॉब एहसन, मुस्तफ़ा ने उसे दाद दी। तो फिर उठाओ इसे। असबात में सर हिलाते हुए उसने एक जोरदार घूंसा फराज के मुंह पर दिया। तकलीफ से वो बिलबिला उठा। कौन हो तुम लोग? आखिर क्या चाहते हो मुझसे? मुश्किल से आंखें खोलकर उसने अंधेरे में किसी को टटोलने की कोशिश की, मगर सिवाय दो बड़े बड़े साए के कुछ नजर ना आए। नूर किसकी बेटी है? एक सनसनाती आवाज जब उसके कानों से टकराई तो वो हैरत से झटका खाकर सीधा हुआ। सवाल गैर मुतवक्के था, इसीलिए कुछ वक्त के लिए उसके मुंह पर ताले लग गए। एहसन, तुमने तो कहा था अब इससे जो भी पूछा जाएगा इसका जवाब मिनट से पहले आएगा, मगर यहाँ तो इस तरह के कोई आसार नहीं आ रहे। अब की बार वो एहसन पर गरजा और एक जोरदार लात मारकर फराज को कुर्सी समेत नीचे गिरा दिया। एहसन भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, चेयर को सीधा करके एक बार फिर हाथ में पकड़ी राड से उस पर कई वार किए। बताता हूं, मगर प्लीज और नहीं मारो, वो चीख उठा। भला एक गोश्त पोस्त का इंसान लोहे की राड की मार आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकता था? आज से 23 साल पहले मैं फरहान शाह और शम्स शाह की कंपनी में एक मामूली वर्कर थे। फिर मेरी शादी रुकैया मलक की बेटी रानी से हो गई। मेरी बीवी के यहाँ अरहम के बाद जब 2 बार मरी हुई बेटियां पैदा हुई तो वो ज़हनी तौर पर बीमार हो गई, और फिर जब तीसरी बेटी भी मरी हुई पैदा हुई तो मुझे लगा मैं आज अपनी तीसरी औलाद के साथ साथ बीवी भी खो दूंगा। मगर फिर मैंने वहां डॉक्टरों की बातें सुन ली कि इसी वार्ड में एक और औरत ने 2 बेटियों को जन्म दिया है। मुझे अपनी बीवी को बचाने का एक नया रास्ता दिखाई दिया, और इन्हीं डॉक्टरों को भारी रकम खिलाकर मैंने इन बच्चियों में से एक खुद उठा ली। और इतनी रकम को देखकर डॉक्टरों ने इस फैमिली को सिर्फ एक बेटी की पैदाइश की खबर सुनाई। मगर जब वो औरत चीख चीख कर सबको बता रही थी कि उन्होंने 2 बच्चियों को जन्म दिया, तो मैंने एक नज़र इस रूम की तरफ देखा, मगर इस तरफ देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां फरहान शाह और उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। मुझे बहुत खौफ आया, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग थे। मैंने उनके यहाँ से नौकरी भी छोड़ दी, मगर न जाने कैसे 8 साल बाद फरहान शाह मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने मुझसे अपनी दूसरी बेटी लौटाने का बोला। वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत बड़े वकील भी थे। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में साबित कर देंगे मैंने उनकी बेटी चुराई है, और अगर मैं ये सब नहीं चाहता तो चुपचाप उनकी बेटी को लौटा दूं। अपनी सास से मशवरा करके मैंने नूर फरहान शाह को लौटाने का फैसला कर लिया, और 11 बजे के करीब मैं नूर उनके हवाले कर आया। मगर चौके, मैंने हमेशा नूर को बेटी बनाकर पाला था, उसे अपनी ही बेटी माना था,
तो मेरे दिल से आवाज आई कि मैं एक बार जाकर फरहान शाह से मिन्नत समाजत कर लूं। अगर मुझे उनके पाँव में पकड़ने पड़े पकड़ लूंगा, मगर उनसे नूर को वापस मांग लूंगा। यही इरादा लेकर मैं शाह विला गया, मगर वहां का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। पूरा शाह विला जल चुका था। मेन गेट पर कई न्यूज एंकर, पुलिस और बहुत से लोगों का मजमा इकट्ठा था। मैं वहां से हारे हुए इंसान की तरह जाने लगा कि मुझे तीसरी मंजिल की खिड़की में से लगा कि कोई उसे बजा रहा हो। मैं समझ गया कि कोई जिंदा है। गौर से देखने पर वो किसी बच्चे के हाथ लगे तो मुझे लगा कि मेरी नूर मुझे बुला रही है। अगर मैं शाह विला में सामने से जाता तो पुलिस और हजारों सवालों का सामना करना पड़ता, इसलिए मैं पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। और जब मैं वहां पहुंचा तो सब लोगों की लाशें वहां मौजूद थी और नूर जख्मी हालत में मेरे सामने खड़ी थी। मगर जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई। जो लड़की मेरे सामने खड़ी थी वो नूर नहीं थी, बल्कि मेरी नूर तो मर गई थी। और वो जो मेरे सामने खड़ी थी वो उसकी जुड़वां बहन थी। सारी बातें बताते बताते फराज रो पड़ा। फिर क्या हुआ? मुस्तफा की गरजदार आवाज ने एक बार फिर खामोशी को चीरा। फिर मैंने सोचा कि दुनिया को फरहान शाह की एक ही बेटी के बारे में मालूम है। अगर मैं इस लड़की को ले जाता हूं तो रानी से उसकी बेटी भी दूर नहीं होगी और मुझे भी हजारों सवालों के जवाब नहीं देना पड़ेंगे। और फरहान शाह तो वैसे भी मर गया है, अब मुझ पर केस करने वाला भी कोई नहीं रहा। मैंने जल्दी से इस लड़की को उठाया और अस्पताल ले गया। उसके पेट से खून रिस रहा था, उसे चाकू लगा था और सर पर भी गहरी चोट लगी थी। और फिर जब वो लड़की एक हफ्ते के बाद होश की दुनिया में वापस आई तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। ये शायद छोटी उम्र में सर पर गहरी चोट लगने के बायस हुआ था, मगर जो भी हुआ था मेरे रास्ते की सारी रुकावटों को दूर कर गया था। अभी वो खामोश नहीं हुआ था कि मुस्तफा ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। वार इतना शदीद था कि फराज के मुंह से खून की लकीर बह निकली।